एक और विज्ञापन की पंचलाइन उन्होंने कस के पकड़ रखी है प्रिया गोल्ड की, जिसमें कहा गया है हक से मांगो। जांचा परखा माओइस्ट मार्का वॉशिंग पाउडर। इन किताबों के अंदर झांक के देखिए, हिंदू धर्म के मंदिरों पर टिप्पणी करते हुए पुजारियों को बलात्कारी बताया जा रहा है। यहाँ तो टर्की ट्यूनीशिया जैसी क्रांति कराने की हसरतें हैं। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सुदामा पांडे धूमिल ने ये कविता 1975 में अपने निधन से पहले लिखी थी। जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। आखिर ऐसी बात क्या है कि किसान हटने को तैयार नहीं हैं? किसानों ने विज्ञापन की एक पंचलाइन पकड़ रखी है जिसमें कहा गया है जिद करो दुनिया बदलो। सरकार नवरत्न तेल की पंचलाइन लेके दिखाई देती है जिसमें कहा गया है ठंडा ठंडा कूल कूल। वैसा ही बिहेव कर रही है ताकि मामला हाथ से निकल ना जाए, बिगड़ ना जाए। लेकिन किसान पलटवार करते हुए दूसरी पंचलाइन ले लेते हैं पेप्सी की। वो कहते हैं ये दिल मांगे मोर। साथ में एक और विज्ञापन की पंचलाइन उन्होंने कस के पकड़ रखी है प्रिया गोल्ड की, जिसमें कहा गया है हक से मांगो। आखिर वो कौन सी घुट्टी है जो किसानों को पिलाई गई है? हम बताते हैं। ये घुट्टी नहीं है, वॉशिंग पाउडर है ब्रेन वॉश के लिए। जांचा परखा माओइस्ट मार्का वॉशिंग पाउडर, जिसे दिमाग में डालते ही अच्छा खासा आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी मानने लगता है। इसके बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे पंचलाइन की तरह बार बार दोहराए जाते हैं। इसी वॉशिंग पाउडर से सिंघू बॉर्डर पर किसानों का दिमाग धोया जा रहा है और बाकी बॉर्डर्स पर भी ये पहुंचाया जा रहा है। देसी विदेशी लेखकों के घालमेल से बना माओइस्ट साहित्य देखिए, यही है वो वॉशिंग पाउडर। इसी तरह के साहित्य से तरल सरल खून में ऐसा उबाल आता है कि हर जगह क्रांति बस दिखाई देती है। बहुत बार तो वो सुबह कभी तो आएगी टाइप साहिर लुधियानवी वाले गाने गा गा कर क्रांति के ख्वाब देखे जाते हैं। साहिर ने लिखा था, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। ये अलग बात है कि अक्सर नगमा गाते गाते क्रांति रात के अंधेरे में आंचल ढलकाते हुए अक्सर मुंह छुपाते हुए पाई जाती है और सुबह उठकर पतली गली का रास्ता खोजते नज़र आती है। जिसको समझना था वो समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। जो ना समझ पाए उनके लिए फिल्म वालों ने गाने में कहा है, जो ना समझा वो अनाड़ी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन किताबों के अंदर झांक के देखिए, हिंदू धर्म के मंदिरों पर टिप्पणी करते हुए पुजारियों को बलात्कारी बताया जा रहा है। लिखा है, इन पावन देवालयों में जवां देहों के कदरदानों की बिल्कुल भी कमी नहीं। हराम का खा खा कर मुटियाए पंडों की नजरें हमेशा स्त्री देहों को भोगने नोच खाने को लालायित रहती हैं, बेशक वे गेरुओं में हो या पीताम्बरी में। मतलब मंदिरों में पीले भगवे रंग के कपड़े पहनने वाले सभी लोगों को बलात्कारी बता डाला है। इसके अलावा गौ भक्तों के बारे में भी बड़ी बेइज्जती भरी लाइनें लिखी हैं। एक जगह मुक्ति नामक किसी कहानी का जिक्र करते हुए लिखा है कि सीता जी स्वेच्छा से रावण के साथ गई थी। अब समझ आया कि जब राकेश टिकैत ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से उनके दिमाग में ये सारा भरा जा रहा है। इसको देखिए, क्रांति की ये चिंगारियाँ मेड इन अरब, इसे देश में लागू करने की फिराक में है अल्ट्रा कम्युनिस्ट। यमन, ट्यूनीशिया, सीरिया जैसी क्रांति करवाना चाहते हैं। इसमें जन विद्रोहों में सूचनाओं के प्रचार प्रसार माध्यम का इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा है कि अल जजीरा ने ट्यूनीशिया के कस्बे के एक छोटे से प्रदर्शन बुआ जी के आत्मदाह की खबर को पूरे अरब में फैला दिया। पुलिस की ज्यादती की खबर टीवी इंटरनेट के माध्यम से फैली। इन सब ने जनता के गुस्से को स्वतः स्फूर्त उभार में तब्दील किया। सरकार विरोध की चिंगारी को फैलने का माध्यम मिला। ओह, तो अब समझ आया कि ज़रा सी घटनाओं को कुछ विशेष चैनल या मीडिया बड़ी घटनाओं के तौर पर क्यों पेश करते हैं, इतना कवरेज क्यों देते हैं। इसलिए ही किसान बात नहीं मान रहे, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करने वाले चाहते हैं कि यहाँ आत्मदाह या ऐसी कोई घटना हो जिससे सरकार एक्शन ले।
और विरोध में लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा फैले। गजब है। भोली जनता ये समझ रही है कि ये किसान आंदोलन है। यहाँ तो टर्की, ट्यूनीशिया जैसी क्रांति कराने की हसरतें हैं। भोले भाले लोग भोले ही बने रहे और एजेंडा जीवी लोग भाले उठाकर मारकाट करने पे आमादा है। मोदी से इनको गुस्सा भी शायद इसीलिए है कि क्रांति की हसरतों का तंबू ये तानते हैं और मोदी सरकार इस तंबू का बम्बू उखाड़ लेती है। इसी किताब में प्रचार प्रसार के इन माध्यमों के बारे में कहा गया है कि संघर्ष के लिए नेट, व्हाट्सएप, फेसबुक पर नहीं बल्कि सड़क पर उतरने से काम बनेगा। सोशल मीडिया तो बस माध्यम भर है। इसी तरह के विद्रोह को वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। आगे लिखा है, जो भौतिक शक्तियां अरब की जनता के विद्रोह पैदा कर रही है वही हिंदुस्तान की जनता को भी सड़कों पर उतारेगी। थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको कि ठीक अरब देशों जैसा माहौल हिंदुस्तान में खड़ा करने पर आमादा हैं ये लोग। ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं हैं, भारत में जो कुछ भी उपद्रव घटित हो रहा है उसका मैनिफेस्टो है। पुस्तकों के अंदर की बातें और भी बहुत सारी हैं। पढ़ाने बैठेंगे तो आप लोग फिर कहेंगे कि लंबा वीडियो बना डाला, इसलिए कभी और। बस इन पुस्तकों का मैनिफेस्टो याद रखना। क्रांतिकारी धूमिल की एक कविता को अक्सर कोट करते हैं। कविता कुछ यूँ है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सुदामा पांडे धूमिल ने ये कविता 1975 में अपने निधन से पहले लिखी थी, कांग्रेस के कार्यकाल में। दशकों बाद मोदी के कार्यकाल में जब संसद मौन नहीं रही तो तीसरे आदमी पर चोट करने वाला बिल लाया गया। लेकिन ये बात न कांग्रेस को पसंद आ रही है न ही उस तीसरे आदमी को कोसने वाले क्रांतिकारियों को पसंद आ रही है। शायद क्रांति यही है कि समस्या बनाए रखो, तीसरे आदमी को बनाए रखो, गरीब को गरीब बनाए रखो तो क्रांति के लिए सब्जेक्ट मिलते रहेंगे। लेकिन क्रांति किस कीमत पर? लोगों के मन में उपद्रव भरकर, लोगों की लाशों की कीमत पर? सोचिए। हम चलते हैं, लेते रहेंगे एक्स्ट्रा क्लास। कैमरामैन विक्रांत के साथ भूपेंद्र सोनी।